हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के 10th लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जिस गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने पीछे के कुछ लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया था फॉर डिफरेंट चार्ज अरेंजमेंट। जैसे कि एक हमारे पास इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज था, रॉड था जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके अबाउट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था गॉस थ्योरम की मदद से। उसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाकर। इसके अलावा हमारे पास एक होलो स्फीयर था, उसके आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। गॉसियन सरफेस की मदद से यानी गॉस लॉ की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया था। आज उसी गॉस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे किस तरीके से इस गॉस थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे गॉस के स्टेटमेंट को। जैसा कि हम जानते हैं गॉस का स्टेटमेंट हमें बताता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस S इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड द सरफेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने वैक्यूम में पूरा कंडीशन को एज्यूम किया है, इसीलिए यहाँ पर हमने ε0 लिया है। क्लियर है ना? ठीक है, तो इस पूरे स्टेटमेंट को हम आसानी से समझते हैं थोड़ा आसान भाषा में। अगर मान लो हमारे पास एक चार्ज Q है, ठीक है, एक चार्ज Q है, उसके अबाउट हमने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया, एक क्लोज्ड सरफेस है ना। एक क्लोज्ड सरफेस मतलब एक कंटेनर की तरह समझ लो। उस कंटेनर के अंदर हमने ये चार्ज Q रख लिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा सरफेस है ना, गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम अब क्या बताता है इस केस में कि ये जो हमने सरफेस ड्रॉ किया है, इस सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सरफेस के थ्रू, ठीक है, वो इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, ये हमारा गॉसियन थ्योरम से हमें ये एक्सप्रेशन पता चलता है। ठीक है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। क्लियर? मतलब हमने जो एक सरफेस ड्रॉ किया जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस पे जो टोटल फ्लक्स होगा ड्यू टू चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, वो इक्वल होगा Q/ε0 के, यानी जो चार्ज इसके अंदर इनक्लोज हुआ है उसके डिवाइडेड बाई ε0 के। क्लियर? अब ये जो फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E.ds। फ्लक्स हमारा क्या होता है? फ्लक्स हमारा होता है E.s वेक्टर, E वेक्टर डॉट S वेक्टर। S क्या है यहाँ हमारा? गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर है। ठीक है, जो हमेशा क्लोज्ड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। क्लियर? अब अगर हमारा सरफेस जो है वो क्या इरेगुलर शेप का है, रेगुलर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा एलिमेंट कंसिडर करते हैं एरिया का और उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस छोटे से फ्लक्स को पूरे सरफेस पे इतना ही छोटा छोटा एरिया कंसिडर करके फिर हम सम अप कर लेते हैं। उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? यानी कि इसको हमें Q/ε0 के इक्वल प्रूव करना है। मतलब इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि हम कैसे टोटल फ्लक्स को Q इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाई ε0 के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? तो चलो डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज Q। अब उस Q चार्ज के अबाउट हम एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, जैसा कि तुम यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, और ये Q चार्ज को हम मानेंगे उस स्फेयर के सेंटर पर। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ मान रखा है, ये हमारा Q चार्ज है और इस स्फीयर का रेडियस हमारे पास दे रखा है R। क्लियर? अब हमें क्या पता है कि अगर ये चार्ज हमारा Q है तो इससे जो फील्ड लाइंस होगा वो रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में, है ना, चारों ही तरफ। क्लियर? फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बाहर निकलेगा। क्लियर है? तो हमारा काम क्या है कि हमने जो ये स्फीयर ड्रॉ किया है, इसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा उसे हम Q, इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है Q डिवाइडेड बाई ε0 के प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, पूरे सरफेस के ऊपर। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, सरफेस के ऊपर इनटू टोटल एरिया वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कर्व्ड सरफेस है तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया एक छोटा सा एरिया एलिमेंट। अब इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड, है ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसे हम लिख लेते हैं ds वेक्टर, जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है?
अब दूसरा हमें क्या चाहिए, इस छोटे से एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है, तो यहाँ से फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ई वेक्टर। समझ में आया। अब ये ई वेक्टर भी सरफेस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो हमारा ये जो रेडियस वेक्टर है, रेडियल वेक्टर, इसी के लाइन में है ये, क्लियर है। तो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। दूसरा चीज, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सरफेस जो है वो क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, क्योंकि हमने इसे सेंटर पे मान रखा है ना। तो ये आर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इस पूरे सरफेस के हर एक पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो सेम होगा, यानी इसके वैल्यू जो होंगे पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू ड्यू टू दिस क्यू चार्ज वो सेम होने वाला है, क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो फ्लक्स मेरा क्या होगा, तो यहाँ जो हमारा छोटा फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, जिसे मैं डी फाई लिख ले रहा हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समझ आ रहा है ये बात, क्लियर है। चलो अब इसके लिए हमें ई का एक्सप्रेशन चाहिए। ये ई हमें कैसे मिलेगा, तो अगर हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करें, जैसा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही किया है, उसके मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि हमारे पास होता है। मैं यहाँ मैग्नीट्यूड ही सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, या वेक्टर के फॉर्म में भी लिख लें तो होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो हमारा R है इसी के डायरेक्शन में होता है, तो R कैप ऐसे लिख लेते हैं, क्लियर है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो आएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इसी एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। अब उस छोटे से एलिमेंट पे अगर हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया उसके थ्रू, तो हमारा फ्लक्स क्या आएगा, डी फाई इज इक्वल ई डॉट डी एस, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर थीटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो बन रहा है वो 0 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी जो कॉस थीटा होता है वैल्यू मैग्नीट्यूड में, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऐसे ई डी एस, है ना। और ई की वैल्यू को अगर हम पुट कर लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस छोटे से एरिया एलिमेंट के थ्रू जो हमें फ्लक्स मिला है, ऐसा ही छोटा छोटा एरिया एलिमेंट पूरे सरफेस पे कंसिडर करेंगे और सबको जोड़ लेंगे, क्लियर है। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम इसे इंटीग्रेशन की जगह पर समेशन भी लिख करके इस्तेमाल मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया, ये जो हमारा टोटल फ्लक्स निकल कर आएगा, टोटल फ्लक्स वो आएगा समेशन फॉर ऑल एरिया एलिमेंट डी एस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये डी फाई भी हम यहाँ लिख सकते हैं या डायरेक्ट इस वैल्यू को लिख लो ई डी एस, ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऐसा लिख लो, ठीक है। अब इसके वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे समेशन, यहाँ लिख लो ये ऑल डी एस एलिमेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस। अब तुम देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर निकलेगा, Q हमारा चार्ज कांस्टेंट है, R हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, ठीक है ना। ये वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, सारे डीएस एलिमेंट को, छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ लो। तो ऐसा छोटा छोटा पूरा एलिमेंट तुम अगर ऐड कर लोगे पूरा, तो पूरा ही सरफेस ऐड कर लिए, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये पूरा स्फीयर का जो सरफेस एरिया निकलेगा उसे मान लो हम S बोल रहे हैं, और इसका वैल्यू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसके वजह से टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया S, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें S के वैल्यू को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और S के जगह पे हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, फ्लक्स इज इक्वल टू वो क्या आ रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों अगर ये लेक्चर तुम्हें समझ में आया तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम बाकी के वीडियोस को भी देख सको, क्योंकि इस सीरीज में हम क्लास 12th के हर एक डेरिवेशन को कवर करेंगे। क्लियर है, ओके।